once again welcome to all of you in my YouTube channel Academic Classes SV Sir. Today I will discuss about the real numbers. This is the first chapter of class 10 and this is my second lecture on this chapter. Today we will discuss in this chapter about the topics Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, and also cover the exercise, and if we have the time then we will also discuss about the fundamental theorem of arithmetic. यानी कि आज हम अपने इस लेक्चर में व्याख्यान में 10वीं कक्षा के पहले अध्याय यानी कि वास्तविक संख्याएं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम यूक्लिड के डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत जो है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम पहले एक्सरसाइज को भी कुछ ना कुछ कवर करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज गिवन बाय a mathematician Euclid, and in this lemma he stated that for any two positive integers there exist two positive integers, that is the whole numbers including zero also in the case of positive integers, such that a is equal to bq plus r, where a and b are the integers which is already given, positive integers, and q and r are the two integers which obtained later. Means कि for any two positive integers a and b we get another two whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r. Let us see here. Real numbers. Euclid's division लेमा। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से, कह दीजिए उनका नाम है ए एंड बी, वी ऑब्टेन टू होल नंबर्स से, इन्हें भी कह दीजिए Q and R, such that A is equal to BQ plus R, such that A is equal to BQ plus R, but R should be greater than or equal to 0 and less than B। ठीक है, यानी कि यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेयिका है उसमें यह बताया गया है कि यदि आपके पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं तो वहां पर आपके पास दो और संख्याएं प्राप्त होंगी जो होल नंबर्स होती हैं। वो संख्याओं का हम नाम Q और R से दे रहे हैं, और पहले जो हमें धनात्मक संख्या है जिसको हमने A और B से माना है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, जहां पर R जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और B से छोटा होता है। इन सभी का अपना नाम है, वेयर A को हम कहते हैं डिविडेंड, B को हम कहते हैं डिवाइजर, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, Q को हम कहते हैं कोसेंट और R को हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और R का कंडीशन ये है कि R जो होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से छोटा होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। अब ये आपको ये बात कोई बहुत बड़ी नई नहीं बताई जा रही है, बस इनका नाम और ये प्रक्रिया के बारे में हम नहीं सुने थे। ये क्या बतलाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 45 दिया है, 271 दिया है, ये आपके पास दो नंबर दिए गए हैं।
ठीक है, तो ये दो नंबर्स दिए गए, तो आप सबसे पहले चेक करें कि दोनों नंबर में बड़ा कौन है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 271 इज ग्रेटर देन 45। तो आप इसमें डिवीजन मेथड का यूज करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उसका यूज करिए। तो आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 271 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो आपको देखिए कितने टाइम्स में जा रहा है, 6 टाइम्स में। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 3 27। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपको मिल गया 1। ठीक है, तो देखिए आपको डिवाइड करने पर यहां पहले आपको ऑलरेडी 45 और 271 दिया था, ये आपका डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिसके द्वारा करते हैं वो डिवाइजर है। डिवाइड करने के बाद जितने टाइम जाता है उसे कोसेंट कहा जाता है, और जो लास्ट में बचता है उसे रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो आपके पास दो ही नंबर्स दिए गए थे, और इस दो नंबर्स का आप और दो नंबर्स पा गए यहाँ पे, एक हो गया 6 और एक हो गया 1। ये हो गया आपका ए, यानी कि आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं आइक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, बाय आइक्लिड डिवीजन लेमा। हम इसको कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, 271 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 1। ठीक, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका हो गया कोसेंट, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, कोसेंट भागफल है। ठीक है, और ऐसे भाजक भाज्य। तो ये हुआ आइक्लिड के डिवीजन लेमा के बारे में, यानी कि आइक्लिड का डिवीजन लेमा ये बतलाता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से a and b we obtain two whole numbers say q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b. a is known as dividend, b is termed as divisor, q is termed as quotient and r is termed as remainder. ठीक है, तो ये हुआ आइक्लिड के डिवीजन लेमा के बारे में। एक बात और बताएं कि आइक्लिड का जो डिवीजन लेमा है उसको पॉजिटिव इंटीजर से एक्सटेंड करके, विस्तार करके और बढ़ाकर सभी इंटीजर्स के लिए किया गया है, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट में बताऊं कि जीरो को हर एक जगह निकाला क्यों जाता है। अब एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको मैं दे दिया 0/7, आप इजीली आंसर दे दें कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर उल्टा कर दिएगा 7/0, तो ये कहते हैं हम नॉट डिफाइंड। इसको क्या कहते हैं हम, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ऐसा क्यों? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। आइए हम इसके बारे में एक बार पॉइंट पे देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। बहुत बड़ी वैल्यू, कैसे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसके बारे में एक पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। देखिए 1/1 क्या हो जाएगा, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/0.1। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/0.01, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। इसी को हम कह सकते हैं 10⁻²। अब इसके बाद हम लिखते हैं 1/0.001। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10⁻3। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। अब इसके बाद मैं लिखता हूं 1/0.0001, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10⁻4। एक पॉइंट आप सोचिए, एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को कम करता जा रहा हूं, घटाते जा रहा हूं, और घटाते घटाते देखिए क्या आ रहा है, 1 के बाद 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, यानी घटते 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 मैं जीरो करीब जा रहा हूं, यानी कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स जीरो, मींस टेंड्स टू जीरो, बट इट्स वैल्यू, इट्स रिजल्टेंट वैल्यू इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है, इस पूरे का रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रहा है वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है 10 के पावर में, हर एक टाइम 10 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जीरो हो जाता तो इसकी वैल्यू
बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसी बेस पे ऐसे कह दिया जाता है कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं देन आवर रिजल्ट विल नॉट बी डिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय द इनफाइनाइट सिंबल। दिस इज अ सिंबल व्हिच मींस इट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये इसका प्रूव हो सकता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलता है। और देखिए यहाँ 1 की जगह कोई भी वैल्यू ऊपर पुट कर सकते हैं, सबके लिए सेटिस्फाई होगा। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आइक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। जैसे कि हमने लेमा में बात किया था तो हमने ये कहा था कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वी ऑब्टेन, मींस कि हम लोग पाते हैं, बट व्हेन वी डिवाइड इट बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वी फाइंड टू होल नंबर से q and r such that a equal to bq plus r। समझ में आया? यहाँ आइक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये एक एल्गोरिथम है, यानी कि स्टेप्स हैं कुछ इसमें। मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में, उसके बारे में एक बार आप ध्यान दीजिएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स की मदद से हम लोग, यानी जिस लेमा की मदद से, आइक्लिड के डिवीजन के लेमा की ही मदद से हम लोग किसी दो नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करते हैं। यानी कि आइक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is used to find the HCF of the two positive integers। यानी कि if we have to find the HCF of two positive integers then we can use the Euclid's division algorithm। Any problem? Means overall Euclid's division algorithm is used to find the HCF of any two positive integers। If you have two positive integers say a and b and let a is greater than b, आप किसी एक को बड़ा मान लीजिए, a को b से बड़ा मान लीजिए या b को a से बड़ा मान लीजिए। Then what steps we used for this? Let us see here। हम क्या क्या स्टेप यूज करते हैं इसके लिए, आइए यहाँ पे देखिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है, मैं समझाऊं पहले, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। ये तो हो गया, ये b से बड़ा है, मैंने देख लिया। इसके बाद हम लोग इस दोनों नंबर के बीच में आइक्लिड का डिवीजन लेमा यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया था। अब लेमा को यूज करेंगे दोनों के बीच में तो आपको दो और नंबर मिलेंगे, Q और R कह दीजिए, और इस प्रकार से मिलेंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि R जो रिमाइंडर होता है हमेशा 0 के बराबर है, उससे बड़ा होता है, और B से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, पहले हमने ये अप्लाई किया। अब सुनिए दूसरा स्टेप क्या होगा। आपने अप्लाई किया, A और B के बीच में A बड़ा था B से, अगर B बड़ा होता है A से, अगर B बड़ा होता है A से, तो आप ऐसे लिखते B इक्वल टू A Q प्लस R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप A B को चेंज कर सकते हैं Q R को, लेकिन इसमें से देख Q कोसेंट के लिए Q माना गया, रिमाइंडर के लिए R, इसको चेंज मत करिए, ऐसा सही है, लेकिन A B को आप चेंज कर सकते हैं। अब सुनिए दूसरा स्टेप क्या है इसमें, कि अगर ध्यान दीजिए यहाँ से दो हमें रूट्स हो जाएगा। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, A मान लीजिए, इफ R इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है इसको डिवाइड करने के बाद, देन B will be its HCF। ठीक है, यदि R 0 हो जाए पहले स्टेप में, तब B जो होता है, डिवाइजर जो होता है, उसी केस में वही उसका क्या हो जाएगा, HCF होगा। लेकिन अगर R 0 के बराबर ना हो, ऐसा थोड़ा है कि डिवाइड करो 0 ही हो जाए, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर R 0 के बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, देन टेक द न्यू डिवाइजर एज R and new dividend B from above step। यानी कि यदि R की वैल्यू 0 ना हो तब आप नए डिवाइडर को ले लीजिए R के रूप में, और नए डिविडेंड को ले लीजिए किसके रूप में, B के रूप में, फ्रॉम द above step एंड अप्लाई आइक्लिड्स डिवीजन लेमा। और अप्लाई वहां पे क्या कर दीजिए, आइक्लिड्स डिवीजन लेमा को। लेकिन फिर भी हो सकता है कि 0 ना आए रिमाइंडर, तो फिर से वही हुआ, उस समय जो रिमाइंडर हुआ होगा उसको डिवाइजर मान लीजिए, और उस समय जो डिवाइजर होगा उसे क्या मान लीजिए, डिविडेंड। तीसरा स्टेप, अप्लाई इट अगेन एंड अगेन till R is equal to
0। इसको तब तक अप्लाई करिए जब तक कि r 0 न हो जाए। एंड व्हेन r is equal to 0, then divisor at that time will be the HCF of A and B। यानी कि इसको हमें बार बार अप्लाई करना है तब तक जब तक कि R 0 न हो जाए, और जब R 0 हो जाता है तब डिवाइजर जो होगा उस समय वही उसका क्या होगा, HCF होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप हैं। पहले आप मान लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। लेट A एंड B be 2 positive integers such that A is greater than B। Apply Euclid's division lemma to A and B and let we get two whole numbers Q and R such that A is equal to B Q plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than B। यानी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप मान लीजिए A और B कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस प्रकार से कि A की वैल्यू B से बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आइक्लिड के डिवीजन लेमा को इस पर अप्लाई करिए A और B के बीच में, और मान लीजिए कि अप्लाई करने के बाद हम पाते हैं 2 होल नंबर्स Q और R को इस प्रकार से कि A इक्वल टू B Q प्लस, यानी कि पूरा स्टेटमेंट ही आइक्लिड के डिवीजन लेमा का, इसी का यूज करके आइक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बना है। दूसरे स्टेप में यदि अप्लाई करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तब B जो होगा HCF होगा, लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो हम नए डिवाइजर के रूप में उस रिमाइंडर को ले लेते हैं, और नए डिविडेंड के रूप में हम किसको ले लेते हैं, पहले वाले के डिवाइजर को ले लेते हैं। समझ में आया? अगर उस केस में भी 0 ना आए तो इसी प्रोसेस को, जैसे हम रिमाइंडर को डिवाइजर माने हैं, पिछले वाले स्टेप में रिमाइंडर के वाले टर्म को हम डिवाइजर माने हैं नए वाले के लिए, पिछले वाले स्टेप में जो डिवाइजर था उसको नए वाले में डिविडेंड माने, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक। और रिमाइंडर अगर 0 जब हो जाएगा तो उस स्टेप में जो डिवाइजर मिलेगा हमें उस समय वही इस दोनों नंबर A और B का HCF होगा। एक बात और नोट करिए कि ये जो HCF होगा A और B का, ये जो डिवाइजर उस समय मिलेगा वो सिर्फ A और B का ही नहीं होगा, वो इन सभी का होगा। यहाँ पॉइंट एक नोट कर लीजिए कि HCF जो होगा A और B का वो इन सभी के बराबर होता जाएगा। HCF जो होगा B और R का, और ऐसे जो भी आएगा सभी बराबर हो जाएंगे। जितने भी स्टेप में जो हमें मिल रहा है डिवाइजर और डिविडेंड हर एक केस में उन सभी का HCF बराबर होता है। तो ये हुआ आइसोलेट का डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब आइए इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी भी इंटीजर्स के लिए एक्सेप्ट 0 0 को छोड़कर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस एक्सरसाइज में हम, यानी कि 1.1 में जो इस पे बेस्ड है, ठीक। एक्सरसाइज में देखते हैं हम 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक पॉइंट और नोट करिएगा कि आइक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, या जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी भी इंटीजर्स के लिए 0 को छोड़कर, उनके HCF को फाइंड करने के लिए दिया है, कंप्यूट करने के लिए दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि टू फाइंड द HCF ऑफ द 2 इंटीजर्स, और आपको दिया गया है किसी भी एक को ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसको आप चाहें। मान लीजिए कि सेकंड थर्ड ही को लिया जा रहा है, किसी भी एक को कर लिया जाए, उसका स्टेट मालूम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो जाएगा। तो दिया है इसमें 8 6 7 एंड 2 5 5, यानी कि आपको इस दोनों नंबर का HCF मालूम करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, आप HCF को पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF को मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आइक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF को फाइंड करना है। Now, on using Euclid's division lemma
for 8, 6, 7 and 2, 5, 5 we get, हम पाते हैं since 8, 6, 7 is greater than 2, 5, 5 आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड करके कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जा रहा है, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 एंड 3 2 जा 6 6 1 7। सब्ट्रैक्ट करिए 7 5 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब नहीं जाएगा ये। तो हमें ये मिला कि हमें दो नंबर 8 6 7 2 5 5 दिया था, तो हमें क्वोशिएंट के रूप में 3 मिला और रिमाइंडर के रूप में 1 0 2 मिला है। इट इंप्लाइज दैट 8 6 7 is equal to 2 5 5 into 3 plus 1 0 2, हमें ये मिला है। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर है। बट रिमाइंडर 102 is not equal to 0. So देखिए रिमाइंडर यहाँ बराबर नहीं, तब हम क्या करेंगे, आइक्लिड का डिवीजन लोगरिथम का यूज करके फिर से एक बार अप्लाई करेंगे आइक्लिड डिवीजन लेमा को। नाउ सो यूजिंग आइक्लिड का विभाजन प्रमेयिका यानी कि आइक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगेन फॉर द न्यू डिवाइजर। अब न्यू डिवाइजर देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो रिमाइंडर पहले का हुआ होगा, न्यू डिवाइजर यानी कि 102 एंड न्यू डिविडेंड, जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा और वो है 2 5 5 वी गेट, हम पाते हैं, देखिए क्या पाते हैं यहाँ, देखिए 2 5 5 और ये हो गया 102, 2 टाइम जाएगा, ये हो गया 4 0 2। अब यहाँ पे आपको मिल गया 51, बट इट इंप्लाइज दैट 2 5 5 is equal to 102 into 2 plus 51, but remainder is not equal to 0. So again using लेमा, या लिख सकते हैं आइक्लिड्स डिवीजन लेमा, और किसके लिए, फॉर द न्यू डिवाइजर, और नया डिवाइजर वो होगा जो पहले रिमाइंडर होगा, यानी 51 एंड न्यू डिविडेंड 102 वी गेट। अब सबको दिख रहा होगा क्या आने वाला है। अब 102 को आप अगर डिवाइड करते हैं 51 से तो आपको मिलेगा 2 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 102 और ये हो गया हमारा 0। समझ में आया? इट इंप्लाइज दैट 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Here remainder is 0. यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। So divisor at this time will be the HCF of, or is the HCF of 8 6 7 and 2 5 5. Along with this, it is also the HCF of 2 5 5 102 102 and 5 1. So 51 is the HCF of, देखिए 8 6 7 2 5 5 इसका भी होगा, एंड आल्सो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मुझे देखने की बहुत जरूरत नहीं है, यहाँ बोर्ड पे देखिए, एंड आल्सो HCF of 2 5 5 102 and 102 कामा 50, यही आपका आंसर है। 51 यानी कि जो लास्ट डिवाइजर,
divisor at this time. ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Similarly, you can solve the other two questions the same step. Okay. जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप में ही कट जाएगा. और हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड ये करा आपके बोर्ड पे यहाँ लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers or q is any integer. यानी कि आपको ये शो करना, ध्यान दीजिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं 2-3 जिसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा. ये क्वेश्चन है और उसके बाद लास्ट के जो दो क्वेश्चन दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है. एक में स्क्वायर की बात की गई, एक में पावर 3 का बात किया जा रहा है, तो वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ आ जाए अच्छे से तब. ध्यान दीजिए, तो हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स अगर होंगे. Odd integer means all those numbers which is not divisible by 2, वो सभी इस फॉर्म के होंगे. तो आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जैसे आप आइक्लिड का जो डिवीजन लेमा लिखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप लिखते हैं इसका फॉर्मेट a = bq + r, इसीलिए मैं फॉर्मेट यहाँ पे लिखा था. अब आपको यहाँ LHS कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो साइड है वो तीनों का कहीं ना कहीं इसके साथ मैच हो रहा है. 6q + r something here at the place of r, here 1 is used, here 3 is used and here 5 is used. यानी कहीं ना कहीं आपका ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से मिल रहा है, भले ही LHS यहाँ पे नहीं है. क्योंकि LHS नहीं है तो देखिए क्या होगा. इसका सलूशन आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, पहले मान लीजिए लेट कर लीजिए ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए. ये देखिए ये वही पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, एनी पॉजिटिव और इंटीजर, तो आपने ए को मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर. a = 6q + r, ये इस फॉर्म में हो जाएगा. जहां पे r देखिए, r में बताया था पहले ही कि वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है. तो यहाँ 0 के बराबर या उससे बड़ा है हमेशा के लिए होगा. b की वैल्यू चेंज हो सकती है अलग-अलग क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे b की जगह पे 6, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 6. ठीक है, ऐसे हो. Here r can take values. देखिए r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r यहां से यहां कहीं भी वैरी कर सकता है. r can take values 0, 1, 2, 3, 4 and 5, कोई वैल्यू हो सकती है. अब बारी बारी से आप ला के यहाँ पुट करिए. नाउ फॉर r = 0, r जब 0 होगा इसका फॉर्मेट क्या होगा, a = 6q + 0, r = 1, a = 6q + 1, r = 2, a = 6q + 2. वैसे ही r = 3, तो ये हो जाएगा a = 6q + 3, r = 4, तो ये हो जाएगा a = 6q + 4, r = 5, a = 6q + 5. अब ये यानी कि ये r की वैल्यू जो रिमाइंडर की वैल्यू जो है 0 से लेकर 5 तक वैरी कर रही है, क्योंकि ये 0 के बराबर उससे बड़ी होती है और डिवाइजर से छोटी होती है. यहाँ डिवाइजर के प्लेस पे 6 है. अब देखिए r जब 0 होते है 6q, ये बताइए कि 6q जो है 6 into any integer will always give an even number. ये हमेशा कैसा नंबर देगा, इवन नंबर. कैसा नंबर देगा, इवन. 6q + 1, 6q even plus addition of 1 means odd, means कि addition of even and odd will be an odd number. Addition of two even numbers will be an even number. ये भी देखिए इवन प्लस ऑड हो गया, ये भी हो जाएगा ऑड. ये इवन प्लस इवन हो गया, ये हो जाएगा इवन, और इवन प्लस ऑड हो गया, ये हो जाएगा ऑड. यानी कि आपने इस केस में और इस केस में ऑड नंबर्स को पाया है. हेंस आप लिख सकते हैं
any positive odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Hence proved. ये हो गया इसका फॉर्म। अब मान लीजिए कोई पूछा इसी में क्वेश्चन, भले नहीं पूछा गया यहाँ पे कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ कर देगा 6q, यहाँ कर देगा 6q प्लस 2। आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, ये हो जाएगा 6q प्लस 4। ऐसे बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें। नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक आर्मी का जो कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट देने का मतलब एक आर्मी की एक टोली है 616 मेंबर्स की है, जो कि एक आर्मी बॉन्ड के पीछे जाकर, यानी कि आर्मी की वो भी एक टोली है 32 मेंबर्स की, उनके पीछे जाकर खड़ी हो जा रही है परेड करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाए और दोनों ग्रुप्स में कॉलम्स की संख्या सेम होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन ये है कि कितने अधिक से अधिक नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि उनके मार्च करने के लिए, मूव करने के लिए, परेड में चलने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए अधिक से अधिक नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कॉलम संख्या क्या हो सकती है। एक पॉइंट अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि कहीं भी अगर हाईएस्ट या मैक्सिमम की बात की जा रही है, देन यू हैव टू यूज HCF फॉर दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन यू फाइंड हियर the HCF of 616 and 32 and you can get the result easily by using the Eichhorn division algorithm। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 and 5। both are the same questions, that is the same type of question, only there is a difference between them, and it is in the question number 4 you have to ask the case of square, and in the question number 5 the same question but it will be treated for the cube। Let us see anyone, and you can see, let us see question number 4। question number 4, here you have to ask that use Eichhorn's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 3m के फॉर्म में होता है या 3m plus 1 के फॉर्म में होता है किसी दिए गए इंटीजर m के लिए। यही क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि आइक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करिए और ये शो करिए, ये सिद्ध करिए, दिखलाइए कि क्यूब जो होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में होगा, जहां पे m को इंटीजर, m इज सम इंटीजर। तो दोनों सेम है, स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस है, स्टेप सभी के लिए सेम है, फॉलो ही करिएगा। बाय यूजिंग आइक्लिड्स, सबसे पहला स्टेप लाइन यही है, बाय यूजिंग आइक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बाय यूजिंग आइक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आपको फॉर्म दिख रहा है 3m plus 1, तो 3m plus 1 a equal to bq plus r से कंपेयर करेंगे। भले ये LHS नहीं दिया है, आपका LHS तो फाइंड करना है जो कि स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो 3 के बारे में, यानी कि b की जगह पे आपका 3 हो जाएगा, q की जगह पे q रहने दीजिए और r की जगह पे r रहने दीजिए और इधर a लिख दीजिए, यानी कि लेट कर लीजिए, लेट a b any positive integer a equal to 3q plus r। r की वैल्यू देखिए, इसको डिवाइजर के अकॉर्डिंग चलेगी, 0 के बराबर उससे बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। समझ में आया? तो ये हो जाए, सो r कैन टेक वैल्यूज 0 1 or 2। नाउ for r is equal to 0, it implies that a is equal to 3q, r is equal to 1, it implies that a is equal to 3q plus 1, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, and r is equal to 2, it implies that a is equal to 3q plus 2। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे केस हमें स्क्वायरिंग का है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर हम करेंगे दोनों तरफ, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन दिस आर वी गेट, इन सभी में हम देखिए क्या पाते हैं करने के बाद। पहला हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा बाय यूजिंग सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तीसरा हो गया आपका एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। समझ में? तो आपको दिखाना है कि स्क्वायर जो होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो उसका जो फॉर्म होगा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो देखिए क्या है 3m, m को इंटीजर होगा, आप इस q को अरेंज करने का प्रयास करिए ताकि 3m आ जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब देखिए इस केस में आपको सभी में 3 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। आप इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर हो गया 1। इतने में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 3, इस दोनों में से ले लीजिए कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। यहाँ इसे मान लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, ये हो गया आपका 3m प्लस 1। ये ऑलरेडी आपका है 3m, यहाँ मान लीजिए लेट कर लीजिए q स्क्वायर इक्वल टू m, और यहाँ इतने को आप मान लीजिए m, यानी कि लेट कर लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 इक्वल टू m। ये भी हो गया आपका 3m प्लस 1। समझ में? देखिए ये स्क्वायर किया आपने, हेंस आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m or 3m plus 1, hence प्रूफ। समझ में आया पॉइंट? तो ये हुआ इस एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आप ऐसे ही कर सकते हैं, जहां पे स्क्वायर किया आप क्यूब कर दीजिए, क्यूब के लास्ट। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर। You can like and share my videos, and you can press the bell icon for getting the latest videos notification. Thank you so much.